नमस्कार, आपके साथ मैं मेहराज दुबे और एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ फंड का फंडा। आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि नवरात्र शुरू होने वाले हैं, खरीदारी का मौसम शुरू होने वाला है और इसलिए फंड का फंडा देखना जरूरी है, क्योंकि फंड का फंडा में हम बताते हैं पैसे से पैसा बनाने के फंडे और इस काम में हमें मदद करते हैं धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं फंड का फंडा की सुर्खियों पर। 1 लाख का फोन खरीदे या खरीदे 1 लाख रुपए के फंड, क्या कहता है निवेश का फंडा? ईएमआई पर फोन बेहतर है या एसआईपी पर फंड, किसमें होगा ज्यादा मुनाफा? साथ ही बताएंगे मार्केट के 5 सुपरस्टार फंड कौन से हैं। तो बन रही है फंड का फंडा पे। त्योहार के सीजन में लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं और इस दौरान अनुमान है, जानकारों का अनुमान है कि करोड़ों रुपए के फोन बाजार में खरीदे जाने वाले हैं, वो भी स्मार्टफोन और 5G फोन। इस सीजन में आप भी कुछ ना कुछ खरीदने की सोच रहे होंगे और अगर आप लाख रुपए का फोन खरीदने की बात सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर 5G का ही है, तो मैं ये चाहूँगा कि जो नेक्स्ट फ़ोन हो मैं 5G ही लूँ। कि जैसी टेक्नोलॉजी अपडेट होती है उसके हिसाब से 5G तो चाहिए ही है, क्योंकि उसी के बाकी फीचर्स भी तभी वर्क करेंगे। ज़्यादा रैम वाला फ़ोन चाहिए, जैसे अभी शायद 2 या 3 GB तक ही चल रहा है, बट फिर भी फ़ोन हैंग करते हैं। अगला जो फ़ोन है वो 5G हो और उसका मैं जो सबसे बेस्ट फीचर चाहूँगी वो मैं कैमरा चाहूँगी। ये है वो क्रेज जिसके चलते मोबाइल फोन का मार्केट बढ़ता जा रहा है। वजह भी जान लीजिए। ये है गोमती नगर के दीपांकर श्रीवास्तव, जिनके लिए फोन स्टेटस सिंबल है। महंगा फ़ोन इसलिए लेना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आज की डेट में फ़ोन से स्टेटस सिंबल की पहचान होती है आदमी की। हम जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ, तो लोगों से मिलता हूँ, कस्टमर से मिलता हूँ, तो जब मैं 10 से 12 हज़ार रुपये तक का फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, बट जब उनके सामने मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ तो उनको लगता है अरे ये तो खुद 10 से 12 हज़ार रुपये का फ़ोन इस्तेमाल करता है, ये क्या हमें जो है चीज़ें दे पाएगा, प्रोडक्ट दे पाएगा। इसी तरह ये है मुंबई की रहने वाली अक्षिता चतुर्वेदी, जिनकी जरूरत भी महंगे फोन के बिना पूरी नहीं होती। मेरा रीज़न ये है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गए, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको तो पता ही है, तो उसके लिए मुझे अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए होता है एंड उसके अलावा उसमें मेमोरी होनी चाहिए, बिकॉज वीडियोस के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो मेरे तो ये 2-3 रीजंस होते हैं जिसमें मैं अच्छे से एडिटिंग कर पाऊँ, अच्छे से शूट कर पाऊँ और स्टोरेज हो उनको रखने के लिए। खबरों के मुताबिक इस सीजन में 5 करोड़ से ज्यादा फोन की बिक्री होगी, जिनमें से 1.5 करोड़ फोन 5G होंगे। इसमें बड़ा सेगमेंट महंगे फोन का भी है, जिसके दाम 1 लाख रुपए के आसपास छूते हैं। ऐसे में दीपांकर हो या अक्षिता, EMI बेहतर विकल्प नजर आता है। जो फ़ोन मैं देख रहा हूँ वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का फ़ोन है। इतना महंगा फ़ोन मैं जो है खरीद नहीं सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और EMI पे कहीं ना कहीं किस्तों में चुका चुका के उस हद तक पहुँच सकता हूँ। मेरी खुद की हैसियत नहीं है उतना महंगा फ़ोन लेने की, या मुझे ज़रूरत भी नहीं है उतना महंगा फ़ोन लेने की, बट कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा से जुड़ा सवाल है, तो मुझे लग रहा है EMI में लेके मेरे जेब पे भी उतना खर्चा ना पड़े, इसलिए मैं EMI पे लेना चाहता हूँ। इवन अगर मेरे पास पैसे भी हैं तो मैं एक साथ ब्लॉक नहीं करना चाहूँगी कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है और मुझे 80-90 का फ़ोन लेना है और एक साथ मैं दे दूँ, फिर उसके बाद कम हो जाए, तो मैं प्रेफर करूँगी 10,000 5,000 की EMI पे मैं अच्छा फ़ोन ले लूँ। लोगों के पास अपनी अपनी वजह है, लेकिन EMI पर फोन सबको सुहाता है। EMI से थोड़ा सा इंटरेस्ट ये है कि ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अपनी सैलरी के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पसंदीदा फ़ोन अगर बजट के बाहर जा रहा है तो फिर मैं EMI प्रेफर करूँगी, क्योंकि आप पसंदीदा है तो वही लेना है, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं EMI ही चूज़ करूँगा, क्योंकि यदि लेटेस्ट है तो जब तक मैं सेविंग करूँगा तो काफ़ी आउटडेटेड हो जाएगा, नए फीचर्स आ जाएंगे, तो फिर मेरे को होगा कि नहीं मैं वो लेटेस्ट वाला लूँ, फिर वो मेरे रेंज के बाहर चला जाएगा, तो मैं EMI वाला ही ऑप्शन प्रेफर करूँगा। यहीं पर सवाल पैदा होता है, क्या EMI पर महंगे फोन लेना अच्छा विकल्प है? क्या EMI पर फोन लेना बेहतर है या SIP पर फंड लेना, यानी स्मार्टफोन बेहतर है या स्मार्ट इन्वेस्टर? तो फोन, स्मार्टफोन और अब लाख रुपए का फोन, धीरेन्द्र ये EMI पे फोन मिल रहा है और लोन पे फोन मिल रहा है, ये क्या आपको लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? खासकर जब आप हमें बताते हैं कि पैसे का इस्तेमाल बहुत डिसिप्लिन से करना है।
नहीं, ये डिसिप्लिन से तो करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनके लिए ये आसान है, कैजुअली वो खरीद सकते हैं, लाख रुपए खास माने नहीं रखता है जी। उन्हें ज़रूर खरीदना चाहिए जी। इससे इकोनॉमी चलता है, एप्पल के बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन उधार लेके फ़ोन मत खरीदिए। तो मुझे लग रहा है कि आप फ़ोन खरीदने के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप लोन पे फ़ोन पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोन लेकर के फ़ोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो 80% फीचर्स हैं वो आपको सस्ते फ़ोन में मिल जाएंगे और कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन अगर अच्छे कैमरे वाला जिसमें कि आप आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें 2 सिम लगा सकते हैं जी, ये सारी चीज़ें, अच्छे रेजोल्यूशन वाला सब आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे और शायद 20% दाम पे मिल जाएगा जी, जिसके लिए आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन धीरे इसमें EMI पहले आई है या महंगा फ़ोन पहले आया है? क्या एक क्रेज क्रिएट किया जा रहा है हवा कि आप इतना महंगा फ़ोन आसानी से EMI पर ले सकते हैं, तो फिर क्यों ना लें? जी हाँ, जब आप दुकान में जाते हैं तो ये बहुत ही टेम्पटिंग हो जाता है, क्योंकि आपको बताया ही नहीं जाता है कि 1 लाख रुपए का फ़ोन है। ये बताया जाता है कि ये 4 साल का 6,000 रुपये का EMI है, तो आपको लगता है ये 6,000 रुपये का खर्चा है। और लेकिन आपको साथ में ये भी समझना चाहिए कि 4 साल में ये आपके पास आपको एक नया फ़ोन चाहिए होगा और ये आपका परमानेंट खर्चा है। ये आप लगातार EMI करते रह जाएंगे। और हम बात करते हैं लगातार SIP की, ऐसे में लगातार EMI की बात है। मैं आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूँ और हम बहुत सारी बात करने वाले हैं 1 लाख से जुड़ी हुई, क्योंकि 1 लाख के फ़ोन की बात है। तो 1 लाख में क्या क्या हो सकता है पहले जान लेते हैं और फिर धीरे से सवाल पूछेंगे कि इसमें क्या रखना चाहिए क्या नहीं। तो 1 लाख में आपको याद दिला दें कि 10 दिन का गोवा का टूर हो सकता है। इसके अलावा हम बातें कर रहे हैं 1-1 लाख रुपए में क्या हो सकता है। एक नया 2 व्हीलर आ सकता है, काफ़ी अच्छे ब्रांड 1 लाख रुपए के आसपास या उसके अंदर की बाइक्स बेच रहे हैं। लैपटॉप या नया टीवी आ सकता है, नया स्मार्ट टीवी आ सकता है। घर की ज़रूरत का कोई और सामान आ सकता है, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, और घर में ज़रूरी बदलाव के लिए शायद अच्छा पेंट भी हो सकता है एक ठीक ठाक घर में इतने पैसे में। धीरेन सवाल यहाँ हम ये पूछ रहे हैं कि फिर डिसाइड कैसे करें कि EMI पे क्या क्या लेना है, लोन पे क्या क्या लेना है। नहीं, इसके अलावा मेरा जो और कुछ भी हो सकता है। 20 ग्राम आप सोना खरीद सकते हैं जी, 1.25 किलो चांदी खरीद सकते हैं जी, या 80-85 हज़ार में MRF का एक शेयर आता है जो कि 85 हज़ार रुपये का एक शेयर है, जिसकी शुरुआत 10 रुपये से हुई थी। तो आपको वो शेयर 10 रुपये से बढ़ के 80 हज़ार के आसपास। जी हाँ, और आज के दिन अगर आप एक सेंसेक्स का अगर एक यूनिट खरीदना चाहेंगे जी, तो वो भी 60,000 रुपये का है। तो वो भी करीब 1.5 शेयर के इक्विवेलेंट का, 1.5 सेंसेक्स के इक्विवेलेंट का आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। बिल्कुल, तो आइडिया ये है कि हम आपको याद दिला रहे हैं कि चकाचौंध में आप ये ना भूल जाएं कि जो आप नहीं करना चाहते थे वो आपने 1 लाख रुपए में कर दिया। इसके अलावा कुछ और भी काम की बातें, 1 लाख रुपए आप कहां लगा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत कम किस्त में लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको खरीदना जरूरी है। हमने थोड़े दिन पहले आपको फंड का फंड में बताया था कि कैसे निवेश से पहले हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। इमरजेंसी के लिए, फंड के लिए आप बचत कर सकते हैं इतने पैसे में। सोना चांदी खरीद सकते हैं, जैसा धीरेन्द्र ने बताया। क्या खरीदना है सोना चांदी में हम अक्सर बताते रहते हैं आपको, या नहीं खरीदना है तो भी बताते रहते हैं। और शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, जिसके बाद धीरेन्द्र ने बताया कि 1 लाख रुपए में कोई जानदार शेयर भी आ सकता है। तो धीरेन्द्र, इनमें से ये जो ऑप्शन है, निवेश के ऑप्शन हैं, ये कोई ज़रूरी आप समझते हैं? नहीं, इसमें जो निवेश के ऑप्शन हैं उसमें भी एक प्रायोरिटी है, लेकिन इस पूरे ऑप्शन में आपको देखना चाहिए कि कौन सा आपके लिए बिल्कुल ही दिखावे वाला चीज़ है या लीस्ट इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी वाइज। दूसरा कि आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे अगर आप स्कूटर खरीदते हैं और उसके वजह से आपके पढ़ाई में आपको सुविधा मिलती है या नौकरी करने में आपको सुविधा होती है, तो ज़रूर खर्च करना चाहिए। वो आप एक तरह से आपके लिए वो निवेश है, आपको काम करने में आपकी मदद कर रहा है, वो आपके लिए एक प्रोडक्टिव खर्चा है जी। अगर आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, आपको ज़रूरत है और उसकी वजह से आपका लेबर बचेगा, तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए वेस्टफुल खर्चा नहीं है। फ़ोन जो कि 20,000 रुपये का चीज़ हो जाएगा, उसको आप 1 लाख रुपये का खर्च करेंगे। वो जो डिफरेंस है वो आपके लिए, अगर आप टाइट बजट पे चल रहे हैं, तो इस वजह से लोन लेके कभी ना खरीदें। तो निवेश के साथ साथ क्या सावधानियां बरतनी, वो तो धीरेन्द्र हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन याद दिला रहे हैं कि वो खर्चे करने जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसकी वैल्यू कुछ बढ़े और आपके जीवन का स्तर बढ़े, ना कि सिर्फ खर्चा बढ़े। कुछ इन्वेस्टमेंट का आंकड़े देख लेते हैं। 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया होता, 11% के आसपास रिटर्न के हिसाब से वो रकम हो गई होती 1,70,000। ये औसत रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप में मिला है। वैल्यू रिसर्च की टीम ने आंकड़े निकाले हैं। तो ये बात हुई 1 लाख अगर आपने किसी इक्विटी फंड में डाले होते 5 साल पहले और डेट फंड में डाले होते जो
कुछ सुरक्षित माने जाते हैं, तो करीब 5.5% सालाना रिटर्न के हिसाब से रकम हो गई होती 1,30,000। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की कहानी है। और अभी जैसे धीरे ने बताया कि आप 6-6 हज़ार रुपए की किस्त ले रहे हैं फ़ोन पे और फिर बार बार वो आप लगा रहे हैं, उसके बदले अगर 5,000 रुपए की SIP 3 साल आपने लगाई होती, फ्लेक्सी कैप में धीरेन 20% का रिटर्न मिल रहा है। और मैं इस सब को लेकर आपके पास आ रहा हूं सवाल पे, ये रकम आपने करीब 1,80,000 अब तक निवेश कर दिए होते और ये 2.5 लाख रुपए हो गए होते। और इसी तरह 5,000 रुपए मासिक की अगर SIP आपने 3 साल में किसी हाइब्रिड फंड में डाली होती तो 16.5% के हिसाब से सालाना रिटर्न के हिसाब से रकम हो गई होती 2,34,000। यानी 1,80,000 आपने निवेश किए होते और बढ़ के हो गए होते 2.25 लाख। तो धीरे ये क्या माजरा है? क्या हम सब भूल जाते हैं कि लोन पे फोन के बदले हम निवेश भी कर सकते हैं और EMI के बदले हम SIP भी कर सकते हैं? ये प्रायोरिटी की बात है और एक्चुअली मार्केटिंग का पूरा जोर ही यही होता है कि आपको वो खरीदने के लिए उत्साहित किया जाए, इंस्पायर किया जाए, इनकरेज किया जाए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और ये नियम नहीं भूलना चाहिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। लोगों को ख़रीदना चाहिए जिनके लिए बहुत ही आसान हो ख़रीदना, उसकी वजह से आपका बजट इधर उधर नहीं हो रहा हो। लेकिन EMI पे लोन खरीदना और वो भी 1-1.25 लाख रुपए का, जिसके वजह से आपका भविष्य का कई महीनों का जो बचत है या निवेश है जी, वो आपका अटक जाएगा। लेकिन धीरन ये जो रिटर्न है, जो अच्छे रिटर्न मिले हम देख रहे हैं फंड्स पे, क्या ये आगे भी मिलेंगे, इसकी गारंटी है? देखिए गारंटी तो नहीं है, लेकिन इक्विटी के रिटर्न में कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कम समय में इस तरह का रिटर्न मिल रहा है, अगर आप 5-10 साल अगर बचाने वाले हैं तो इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि जो कंपाउंडिंग का जादू है, जब आप देखते हैं कि आपने साल का 60,000 रुपया लगाया और एक एवरेज से साल में अगर 5-10% बढ़ गया, जो कि फिक्स इनकम में भी बढ़ जाता है। लेकिन जादू तो तब होता है जब आप 10 साल तक अपना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और वो लाखों में हो जाता है, और जब उसमें 2-4% ज़्यादा मिलता है तो मुझे लग रहा है समझ में आता है कि जादू क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है मुझे कुछ समझ में आ रहा है आपका फंडा लोन पे फोन पर जो आपने सवालिया निशान लगाया है आज, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब हम बोलते हैं लगातार लंबे समय तक और रेगुलर निवेश करना है तो उसका ये रिटर्न हमें मिल सकता है, ये हमने सोचा ही नहीं। EMI जो है समझिए कि ये रिवर्स SIP है। आप पैसा बचा रहे हैं और उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है, और जो बढ़ा हुआ रिटर्न है उस पर आपको और रिटर्न मिल रहा है। यही कंपाउंडिंग है। तो क्या आपको लग रहा है कि SIP करके जो पैसा जमा जाए उससे फ़ोन लेना चाहिए? अगर आपको फ़ोन लेना ही है तो पहले पैसा इकट्ठा कीजिए जी, और उससे कम से कम आपका ब्याज का बचेगा। उसके वजह से आप अपने पैसे के वैल्यू को समझ पाएंगे, और जब उस वजह से अगर आपके पास सफिशिएंट है और आप आसानी से ले सकते हैं तो जरूर लेना चाहिए। बहरहाल तो हम ये चर्चा जारी रख रहे हैं और आपको कुछ और आंकड़े बता रहे हैं। 1,000 रुपए महीने में आप और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपको कुछ आंकड़े समझ लेने चाहिए कि कितना बड़ा फायदा आपको हो सकता है। कई लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं कराते हैं सही समय पर। अगर 25 साल का एक व्यक्ति इंश्योरेंस कराता है, टर्म इंश्योरेंस 1,000 रुपए महीने के खर्च पर, तो 1,20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। इसी तरह 30 साल के व्यक्ति के लिए 90 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो सकता है। 35 साल के व्यक्ति के लिए 65 लाख रुपए का ये लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है, और 40 साल के व्यक्ति के लिए 50 लाख रुपए का ये इंश्योरेंस मिल सकता है। ये सारे आंकड़े आपको ये जो उसमें शर्त ये है कि धूम्रपान ना करने वाले, नॉन स्मोकिंग मेन, पुरुषों के लिए 60 साल की उम्र तक के लिए ये इंश्योरेंस। तो ये हमने आपको आंकड़े बताए कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस कितना जरूरी है और कितना सस्ता मिल सकता है। धीरे जी हाँ, मुझे लगता है कि आप जो लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं, लोगों को सोचना चाहिए कि आप क्या क्या फाउंडेशनल चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लाख रुपया है, अगर आपके पास 50,000 रुपया भी है, तब भी आप एक लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, और अगर आप एक इमरजेंसी फंड अपने पास 10-15,000, 20,000 रुपया भी अगर आप रखते हैं, तो जितना आपको अश्योरेंस रहेगा, जितनी निश्चिंता से आप अपने समय बिता पाएंगे कि हर किसी छोटे चीज़ के लिए आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा। जी। और अगर उस सिक्योरिटी के लिए, उस मेंटल पीस के लिए अगर आपको एक कंजम्पशन से को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे सारी बातें नोट करने लायक लग रही हैं आज जो धीरेन्द्र बता रहे हैं कि कैसे हमें लोन पर फ़ोन नहीं, जमा करके फ़ोन खरीदना है, प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखना है, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि उस पैसे में हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। और इसलिए कुछ सबक हमारी टीम ने आपके लिए याद दिलाने के लिए यहाँ रखे हुए हैं कि फ़ोन खरीदारी से पहले आपको ज़रूर सोचना है कि क्या आपको ये फ़ोन लेना ज़रूरी है। यानी हम बात कर रहे हैं लाख रुपए के फ़ोन की, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि फ़ोन करना बंद कर दीजिए। और दूसरा ये कि क्या वाकई नए फ़ोन की आपको ज़रूरत है, क्या पुराना फ़ोन बेकार हो गया है, क्या इससे बेहतर विकल्प मौजूद है, और क्या किसी और मॉडल पर पैसा
आप बचा सकते हैं, ये भी आपको इवेल्युएट करना चाहिए। सिर्फ क्रेज में आप ना खरीदें, क्योंकि ये किसी की मार्केटिंग टेक्निक हो सकती है। और अगला मॉडल कब रिलीज होने वाला है ये भी पता कर लें, क्या शायद सस्ता मॉडल आने वाला हो और क्या आप ऑफर का फायदा भी ले रहे हैं। तो धीरे ये बातें हुई खरीदारी की, और क्या ये बातें बाकी चीजों पर भी लागू होती हैं। फेस्टिव सीजन आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे निवेशकों के लिए और आम आदमी के लिए? जी हाँ, ये एक फेस्टिव सीज़न आ रहा है और लोगों के लिए हर एक मार्केटियर का ये अप्रोच होता है कि किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया जाए अपने सामान को। इनएविटेबल, बहुत कंपल्सरी चीज़ है उस तरह से अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप नया वर्जन फ़ोन का लेने वाले हैं तो ज़रा एक बार पूछना चाहिए कि इसमें पिछले वाले वर्जन से ये जो आपके पास है उससे अगले वाले वर्जन में आपको खास चीज़ क्या मिलने वाला है। क्योंकि यही आकलन मैंने खुद करना शुरू किया अपने फ़ोन के लिए। तो मुझे लगा कि इसमें जो कुछ मुझे मिलने वाला है वो मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल था कि खास चीज़ क्या मिलने वाला है। लेकिन इसका अंतर था 50,000 रुपया। तो सवाल पूछिए, जैसा मैं कहता हूँ कि हमेशा सवाल पूछिए, और सवाल का जवाब अगर आपको लगे, और जो वो सवाल का जवाब जो आप खुद देंगे, निवेश के बारे में भी आपको सवाल पूछना चाहिए। उसी तरह से खर्च के पहले ये सवाल पूछना चाहिए। ये इम्पल्सिव बाइंग नहीं हो सकता है कि इसलिए चूंकि आसानी से एक सामान मिल रहा है जिसके बारे में बहुत लोग उत्साहित हैं, बेचने वाले लोग तो उत्साहित होते ही हैं, लेकिन चूंकि आसानी से लोन उपलब्ध है, बिना किसी प्रोसेसिंग के उपलब्ध है, आप वहीं पे सामान खरीद रहे हैं और आपको बटन दबाते ही लोन मिल जा रहा है। इस वजह इसके बजाय आप सवाल पूछिए, और ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए, आसानी से ले सके, लेकिन लोन लिए बगैर। धीरे मुझे ये भी याद आ रहा है कि आपने कहा था यही बात कुछ शेयरों पर भी लागू होती है, कुछ आईपीओ पर भी लागू होती है कि चकाचौंध से और शोर शराबे की वजह से आप कोई चीज़ ना खरीदें, चाहे वो शेयर चमकता हुआ शेयर ही क्यों ना हो। बिल्कुल, ये हर चीज़ पे लागू होता है। ये आपका पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, और वो देखिए कि किसी और के कहे के हिसाब से या किसी और के कहने के हिसाब से, या इस वजह से कि लोग हर तरफ लोग उसके बारे में उत्साहित है। हमने देखा है, पिछले सप्ताह ही हम लोग बात कर रहे थे कि उन आईपीओज में लोगों ने पैसा लगाया जिसमें कि सब लोग आंख बंद करके पैसा लगा रहे थे, और उन सब में लोगों का 1/3 से 2/3 पैसा डूब चुका है जी। और भविष्य में कभी 2, 4, 5 साल में हो सकता है वो ना डूबे, कभी रिकवर कर ले, लेकिन अभी उसकी उम्मीद नहीं लग रही है। बिल्कुल, तो ये बात हुई आज लोन पे फ़ोन की, और फ़ोन खरीदने से फंड का फंडा आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन लोन पर अगर फ़ोन है तो फिर आपको सोचना होगा। वो सारी बातें जो आज आपने सुनी, और आप धीरेन्द्र जाते जाते बात कर लेते हैं शेयर बाजार के, यानी मार्केट के, म्यूचुअल फंड की दुनिया के 5 स्टार फंड को 5 स्टार फंड कौन से हैं जो वैल्यू रिसर्च की टीम की रेटिंग्स के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। टॉप 5 स्टार फंड: पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, SBI फोकस इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ग्रोथ, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। इन सभी 5 स्टार फंड्स में निवेश करते वक्त भी आपको वो सारी सावधानियां याद रखनी है जो हम फंड का फंडा में आपको बताते हैं। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फंड का फंडा के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद। और दर्शक याद रखें, निवेशक याद रखें कि फंड का फंडा हर रविवार सिर्फ ABP न्यूज पर आता है, रविवार को दोपहर 1:37 पर, और उससे पहले सोशल हैंडल्स पर, ABP न्यूज के सोशल हैंडल्स पर आप कुछ जरूरी बातें और भी सुन सकते हैं। तो आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।